नमस्कार दोस्तों, सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए एकमात्र ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिसमें संपूर्ण सिलेबस को मात्र एक वीडियो में खत्म किया गया है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के क्वेश्चन के साथ साथ पीवाईक्यू क्वेश्चन और पेडागोजी के क्वेश्चन यहां पर आपको कराने वाला हूं। यह वीडियो सीटेट परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। चलिए यहां पर इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बंबई, मद्रास, बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरत, मद्रास, कलकत्ता। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है कि ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का कितनी बार नाम आया है। 12 बार, 1 बार, लगभग 1000 बार या 100 बार। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर दूसरा, केवल और केवल 1 बार। 1 बार किन नदियों का उल्लेख किया गया है ऋग्वेदिक में? गंगा और यमुना का। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कहता है कि स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं क्या कहलाते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा पर्यावरण। पर्यावरण जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, परि प्लस आवरण। परि प्लस आवरण से मिलकर बना होता है। परि का मतलब होता है चारों तरफ, आवरण का मतलब होता है घेराव, घेरा। यानी कि जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं जो घेराव बनाते हैं वही पर्यावरण कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। स्थान, लोग, वस्तुएं, प्रकृति को जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं वो पर्यावरण कहलाता है, इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कहता है कि ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए। कथन ए, बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतकों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई। दूसरा, महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ। यहाँ पर करेक्ट आपको बताना है। पहला वाला गलत है, दूसरा सही है। पहला क्यों गलत है उस चीज को आप लोग यहाँ पर समझ लो। यहाँ पर जब बौद्ध महायान आया था तो इसमें बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। क्या बनाई जाने लगी? प्रतिमाएं यहाँ पर बनाई जाने लगी। और दूसरा परिवर्तन हुआ था बोधिसत्व का। यहाँ पर बोधिसत्व को ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। किसकी प्राप्ति हो चुकी थी? ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। और बुद्ध की जो प्रतिमाएं थी उनका निर्माण किया जाने लगा, ना कि मूर्तियों का निर्माण किया जाने लगा। इसलिए यहाँ पर पहला गलत होगा, मूर्ति के कारण यहाँ पर प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी। दूसरा करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। ए गलत है, बी सही हो जाएगा। यहाँ पर बताया गया है कि इस समय बौद्ध धर्म की एक नई महायान धारा का विकास हुआ था जिसकी 2 मुख्य विशेषताएं थी। पहली विशेषता क्या थी दोस्तों? यहाँ पर थी अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में मूर्तियां जो थीं, जो बुद्ध की जो मूर्तियां पहले बनाई जाती थीं और जो प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी ये मुख्य रूप से मथुरा और तक्षशिला में बनाई जाती थी। दूसरा परिवर्तन था बोधिसत्व में आस्था को लेकर। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान की प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 परिवर्तन हुए थे, बोधिसत्व का आना और मूर्तियों का निर्माण ना होना बल्कि प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। ये 2 परिवर्तन यहाँ पर मुख्य तौर पर उभरे थे। यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। निम्नलिखित में से किस समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया? यहाँ पर किस समिति का गठन किया गया था? मुस्लिम समिति का गठन किया गया था। बी विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए सीटेट एग्जाम के लिए एक बेहतरीन बुक लेकर आया हूं। इस बुक में 19 वर्षों के जितने भी सीटेट के पेपर हुए हैं सारे पेपर आपको एकमात्र बुक में मिलने वाले हैं। यह बुक आपको बिल्कुल सस्ते दामों पर मिलने वाली है। अगर आप यह बुक खरीदना चाहोगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। करंट 5 कोड को यूज करते हो तो 5% और यहाँ पर आपको छूट मिलेगी। यह ऑफर सिर्फ और सिर्फ 20 अक्टूबर तक वैलिड रहेगा। यह बुक आपको दिशा पब्लिकेशंस की साइट से खरीद लेनी है। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है।
इस बुक की खासियत है कि इसमें सारे के सारे पेपर दिए गए हैं जो वर्ष 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं वो सारे पेपर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसमें जुलाई 2024 का भी पेपर इंक्लूड किया गया है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज इस बुक में ऐड की गई है पार्ट 1 सीडीपी के यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एसएसटी के भी क्वेश्चन मिलेंगे, लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी या इंग्लिश जो आपने सिलेक्ट की है वो दोनों भाषाएं आपको इसी बुक में मिलने वाली हैं और यहाँ पर इन सभी क्वेश्चन का आपको व्याख्या सहित हल मिलने वाला है। आप सभी को इस बुक को खरीद लेना है क्योंकि यहाँ पर आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। उसके साथ आपको कोड यूज कर लेना है करण 5 को और आपको 5% एक्स्ट्रा यहाँ पर मिल जाएगा। यह ऑफर सिर्फ और सिर्फ 20 अक्टूबर तक वैलिड रहेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से इस किताब को खरीद लेना। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कहता है समय क्षेत्र पर दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। यहाँ पर 3 कथनों में से आपको सही कथन चुनना है। सबसे पहला कथन जो है, कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। ये बात बिल्कुल 100% सत्य है। जैसे मैं रूस की बात करूं, रूस हो गया, फ्रांस हो गया और आपका जो अमेरिका है यूएसए, इन देशों के पास एक से अधिक मानक समय है। ठीक है ना। फ्रांस के पास यहाँ पर 13 मानक समय निर्धारित किए गए हैं। ये ऐसे देश हैं जिनके पास एक से अधिक मानक समय है। तो पहला कथन जो है वो बिल्कुल सही यहाँ पर दिया गया है। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। प्रत्येक जो समय क्षेत्र होता है वो 15 डिग्री देशांतर क्षेत्र को घेरता है। ये तीनों कथन कैसे दिए गए? तीनों कथन यहाँ पर करेक्ट दिए गए हैं, इसलिए पहला विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ए, बी, सी सभी सही हैं। यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। उद्योग के निम्नलिखित प्रकारों में से टोकरी बुनाई एक उदाहरण है। कौन सा दोस्तों? टोकरी बुनाई। लघु आकार, संयुक्त क्षेत्र, वृहद आकार, सहकारी क्षेत्र। यहाँ पर टोकरी बुनना ये आता है लघु आकार में। टोकरी बुनना, बीड़ी बनाना है ना, और डलियां बनाना, जो ये ग्रामीण क्षेत्र के जो छोटे मोटे काम होते हैं ना, जैसे टोकरी बनाना, रस्सी बनाना, ये सारे के सारे लघु आकार के उद्योग के अंतर्गत आते हैं। सहकारी में एक समुदाय सम्मिलित होता है, वृहद में बड़े बड़े उद्योग शामिल होते हैं, संयुक्त क्षेत्र में कई व्यक्ति संयुक्त होकर किसी उद्योग को स्थापित करता है, वो संयुक्त क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा लघु आकार का उद्योग। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8। मणिग्राम और नानदेशी निम्नलिखित में से क्या थे? चोल शासन की प्रशासनिक इकाइयां, ब्राह्मणों को ब्रह्मदेव के रूप में दिए गए प्रसिद्ध गांव, चोल काल के प्रसिद्ध शहर, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका डी विकल्प। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ थे, क्या थे? मणिग्राम और नानदेशी। ये क्या थे? दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघों के नाम थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि ग्रहों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं? चारों ओर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको बताना है शनि, नेपच्यून, मंगल, शनि शुक्र नेपच्यून, शनि शुक्र मंगल, शनि बृहस्पति यूरेनस। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा डी विकल्प, शनि बृहस्पति यूरेनस। ये कैसे ग्रह हैं? इनके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, है ना। इनको बाहरी ग्रह या बाह्य ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये कैसे ग्रह होते हैं? ये विशाल होते हैं, यानी कि इनका आकार कैसा होता है? बड़ा आकार होता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? शनि, बृहस्पति और यूरेनस। यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। यहाँ पर कहता है, क्या कहता है? सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति सबसे अधिक प्रभावी है जिसे शिक्षकों को इस्तेमाल करना चाहिए? सोशल साइंस के टीचर को ऐसी कौन सा तरीका है जिसको अपनाना चाहिए? यहाँ पर आपसे पूछा है। बार बार परीक्षा देने से यह सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी विषय वस्तु को सीख गए हैं,
उदार भाव से ग्रेड देना, शिक्षार्थियों को आलोचनात्मक और विचारोत्तेजक गतिविधियों में शामिल करना, गृह कार्य देना। ठीक है, आप टीचर हो सामाजिक विज्ञान के, बच्चों को आप होमवर्क दोगे, ठीक है, क्या उससे वो अधिक प्रभावी होंगे? नहीं होंगे। ना ही बार बार उनसे परीक्षा आप लोगे, ये भी नेगेटिव के अंतर्गत आता है। उदार भाव से क्या ग्रेड बच्चों को दोगे, बच्चों को ज़्यादा नंबर दोगे उदार भाव से, ऐसा भी नहीं करेंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होना चाहिए शिक्षार्थियों को आलोचनात्मक जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है ना, ऐसी गतिविधियों में शामिल करना चाहिए जिसमें विचार उत्पन्न हो। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी विकल्प। कौन सा? सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति या संसद? यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं? राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। जिस प्रकार केंद्र में मुखिया राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्य का मुखिया राज्यपाल होता है। ठीक है, केंद्र में जो पहला नागरिक माना जाता है, भारत का पहला नागरिक, वो राष्ट्रपति को माना जाता है, वहीं प्रदेश का पहला नागरिक राज्यपाल को माना जाता है। चलिए यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है, कहलाती है? क्या कहलाती है? स्थानांतरी कृषि, निर्वाह कृषि, वाणिज्यिक कृषि, गहन कृषि? यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको बताना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? कृषि की एक पद्धति आपको बतानी है जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि वह कृषि होती है जो परिवार को चलाने के लिए खेती की जाती है, पेट भरने के लिए की जाती है, वो क्या कहलाती है? निर्वाह कृषि कहलाती है। ये यहाँ पर करेक्ट आंसर नहीं होगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? वाणिज्यिक खेती। वाणिज्यिक खेती जो कि व्यापार के लिए की जाती है। किस लिए? व्यापार के लिए खेती की जाती है, अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए की जाती है, ये बेचने के लिए की जाती है। वाणिज्यिक कृषि जो की जाती है ये व्यापक स्तर यानी कि बड़े बड़े फॉर्म में ये खेती की जाती है, बड़े बड़े आकार वाले खेतों में खेती की जाती है, जो कि वाणिज्यिक खेती कहलाती है, जो कि व्यापारिक खेती भी इसी को बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? वाणिज्यिक खेती हो जाएगा। स्थानांतरी कृषि को झूम खेती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झूमिंग खेती या झूमिंग कृषि के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, निर्वाह कृषि मैंने आपको बताया वह कृषि जो अपने जीवन निर्वाह के लिए की जाती है, छोटी मोटी वाली कृषि। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में शामिल होंगे। करेक्ट आंसर आपको बताना है। शिक्षार्थी की कठिनाई विशेष की पहचान करना, पढ़ने के लिए बहुत अधिक सामग्री उपलब्ध कराना। क्या बच्चों को बहुत अधिक सामग्री आप उपलब्ध कराओगे? ये तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। चर्चा के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराना, ये भी गलत होगा क्योंकि अनेक अवसर की बात कही गई है। शिक्षार्थियों की त्रुटियों में तुरंत सुधार करना, तुरंत सुधार नहीं करना चाहिए बल्कि धीरे धीरे करना चाहिए, ये भी गलत है। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा आपका पहला वाला विकल्प। शिक्षार्थी की कठिनाई विशेष की पहचान अगर आप लोग करोगे तो निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में आपका शामिल होगा। ठीक है, तो पहला वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है? जानकारी का स्मरण करने से अवधारणात्मक विकास होता है। अगर आप लोग किसी भी जानकारी को रट्टा मार लेते हो, रट लेते हो, स्मरण कर लेते हो, तो क्या अवधारणात्मक विकास होगा? नहीं होगा, ये गलत है। तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है। तथ्य का मतलब जो फैक्ट वाली चीजें होती हैं उनका स्तर जो होता है वो सदैव निश्चित होता है। निश्चित तो होता नहीं है, टाइम पर ही बदलता रहता है। तो ये भी बात कहीं ना कहीं गलत है। दोनों ही बातें यहाँ पर गलत हैं, इसलिए पहला वाला विकल्प करेक्ट होगा। ए और बी में से कोई नहीं। यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की।
निम्न में से कौन सा अपर्दन स्थल रूप है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर देखने को मिलेगा, निक्षेपण से संबंधित और अपर्दन से संबंधित। चलिए आपको अपर्दन स्थल रूप यहाँ पर बताना है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? छत्रक शिला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ हिमोड के बारे में। हिमनद का निक्षेपण, हिमोड किसका होता है? हिमनद का जो निक्षेपण होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हिमोड कहलाता है। हिमनद का निक्षेपण हिमोड कहलाता है। एक नंबर चीज आप यहाँ पर याद कर लो, हिमनद का निक्षेपण हिमोड कहलाता है। दूसरी बात क्या है? छत्रक शिला ये किसका अपर्दन है? ये है पवन का अपर्दन। जो पवन होती है, जो पवन बहती है, ठीक है ना, उसका ये अपर्दन है। पवन का अपर्दन क्या है? छत्रक शिला है। लोयस क्या है? लोयस एक निक्षेपण है। लोयस क्या है? लोयस एक निक्षेपण है। किसका निक्षेपण है? ये भी पवन का ही निक्षेपण है, परंतु ये अपर्दन आपसे पूछे। अपर्दन है छत्रक शिला, पवन का ही है, और निक्षेपण पवन का क्या है? लोयस है। लोयस के निक्षेपण कहाँ पर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? ये चाइना में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, चीन में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। डेल्टा, डेल्टा क्या है? ये एक स्थलाकृति है। क्या है? स्थला, यह है स्थलाकृति। किसकी स्थलाकृति है? ये नदी के द्वारा बनाई गई एक प्रकार की स्थलाकृति है। तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी, परंतु छत्रक शिला एक अपर्दन है। क्या है? अपर्दन है। चलिए यहाँ पर बात करेंगे 17 नंबर के क्वेश्चन की। भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अंतरात्मा कहा जाता है। नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित खंड, मौलिक अधिकारों से संबंधित खंड, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नीति से संबंधित खंड, या संविधान की प्रस्तावना। अंतरात्मा आपसे पूछा, क्या पूछा है? अंतरात्मा किसको कहते हैं? तो यहाँ पर कहते हैं संविधान की प्रस्तावना जो है उसी को बोलते हैं संविधान की अंतरात्मा। क्या बोलते हैं? संविधान की अंतरात्मा बोलते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है? जनपद पंचायत के कार्यों के विषय में निम्नलिखित दो कथनों फर्स्ट एंड सेकेंड पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। किसके बारे में? जनपद पंचायतों के कार्यों के बारे में। जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास योजनाएं निर्धारित करती है। जो जनपद पंचायत होता है ये जिला स्तर पर कार्य की योजनाओं को निर्धारित करता है। ये बात बिल्कुल सही बोली गई है। जनपद पंचायत ग्राम पंचायतों के मध्य धन वितरण नियमित करने में जिला परिषद की सहायता करती है। ये बात कैसी है? ये बात भी एकदम करेक्ट यहाँ पर कही गई है। तो ये किसके कार्य हैं? ये जनपद पंचायत के ही दोनों कार्य हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट एंड सेकेंड। दोनों कैसे हैं? दोनों यहाँ पर आपके राइट हैं। दोनों कैसे हैं? दोनों यहाँ पर आपके राइट आंसर दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है 19 नंबर का। वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वायु दिशा। क्या होगा? वायु की जो दिशा होती है, जो डायरेक्शन होता है, उसको मापने के लिए वात दिग्दर्शी का प्रयोग किया जाता है। 20 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कहता है महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? किसके बारे में? महासागर की धाराओं के बारे में। ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। ये बात कैसी है? बिल्कुल करेक्ट है। कैसे करेक्ट है? जैसे आप लोग जानते हो जो ध्रुव होते हैं, ध्रुव यहाँ पर होते हैं ग्लोब में, ठीक है ना। ध्रुव पर हमेशा ही बर्फ जमी रहती है। जो ठंडी धाराएं होंगी, ठंडी धाराएं कहीं ना कहीं ध्रुव के पास से ही गुजरती होंगी, इसीलिए ठंडी होंगी। बीच में तो यहाँ पर धूप आपकी बहुत अधिक मात्रा में सूर्य की ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए यहाँ का जल गर्म होता है और ध्रुवों का बहुत ठंडा होता है। तो ये निम्न अक्षांश, ये आपके कैसे अक्षांश है? ये निम्न अक्षांश हैं, ठीक है। यानी कि ये ध्रुव, ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांश से उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट बात यहाँ पर कही गई है। ये ठंडी धाराओं की बात यहाँ पर कही गई, एकदम करेक्ट हो जाएगी। लेब्राडोर एक गर्म धारा है। लेब्राडोर एक गर्म धारा नहीं है, ये ठंडी है। कैसी है? ठंडी धारा है। जिस स्थान पर गर्म व ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। ये बात 100% राइट है।
दूसरी बात गलत है, पहली बात भी सही है, तीसरी बात भी यहाँ पर सही है। ऐसा स्थान जहाँ पर कोई गर्म धारा है, ये गर्म धारा है और ये यहाँ पर कोई ठंडी धारा है, जहाँ पर इनका जो मिलन बिंदु होता है, यहाँ पर सर्वाधिक मछली पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सर्वाधिक मछली यहीं पर सर्वाधिक पाई जाती है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ए सी। ए सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ए और सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर कहता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक कौन थे? यानी कि 600 बीसी, 600 ईसा पूर्व में महाजनपद के जो राजा थे वो कौन थे? वो थे बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार पहले मगध महाजनपद के राजा हुए थे 600 ईसा पूर्व में। यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं। आखिर ये रक्षक मेखलाएं होती क्या हैं? ये दोस्तों मृदा अपरदन को रोकने की एक प्रकार की श्रृंखला है। मृदा अपरदन को रोकती है। क्या करती है? मृदा अपरदन रोकने का एक प्रकार का उपाय है रक्षक मेखला। ठीक है। अवनालिका को बनाने से रोकने और मृदा क्षय को बचाने में अवनालिका, ये यहाँ पर गलत है। पवन की गति की रोकथाम कर मृदा के आवरण के लिए संरक्षण में, ये करेक्ट है। मृदा में नमी बनाए रखने में गलत है। मृदा के ऊपर जल के प्रवाह को मंद करने में, ये गलत है। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा है? पवन की गति जो होती है, कभी कभी पवनें बहुत तेज से चलती हैं तो क्या होता है कि जो ऊपरी जो उपजाऊ मृदा होती है उसको उड़ा ले जाती है। उसके लिए रक्षक मेखलाएं बनाई जाती हैं जो कि पवन की गति की रोकथाम करती है और मृदा को बचाए रखती है। मृदा अपरदन को रोकने की तमाम प्रकार की विधियां हैं, जैसे रक्षक मेखलाएं हैं, समोच्च रेखीय जुताई भी उदाहरण की श्रेणी में आता है और मल्च बनाना भी आता है। क्या आता है? मल्च बनाना भी आता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर मैंने बता ही दिया, बी विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे, निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? यहाँ पर आपको नहीं वाला बताना है। जनता को मतदान का अधिकार है, बिल्कुल है। मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव, ये भी करेक्ट है। प्रतिनिधि के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता, यहाँ पर करेक्ट कौन सा आंसर होगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, आपको नहीं वाला बताना है ना। तो पहला वाला जनता को मतदान का अधिकार है, ये तो बात सही है। प्रतिनिधि का चुनाव भी मतदान के द्वारा किया जाता है, ये भी बात सही है। प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया होती है, ये भी बात सही है। जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता, क्या प्रत्यक्ष सहभागिता होती है? प्रत्यक्ष सहभागिता यहाँ पर नहीं होती है, ये बात एकदम गलत है। आपको नहीं वाली ही बतानी है, इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि यह किसने लिखा है कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य तथा सक्षम थी? अलबरूनी, बदायूनी, मिनहाज ए सिराज, जियाउद्दीन वर्नी। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको बताना है मिनहाज ए सिराज। मिनहाज ए सिराज एक ऐसा व्यक्ति था जिसने हिंदुस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। हिंदुस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? ये व्यक्ति का नाम क्या था? इस व्यक्ति का नाम क्या था? मिनहाज ए सिराज था। इसने ये भी बताया है कि जो रजिया थी वो अपने भाइयों से भी कई अधिक सक्षम और योग्य थी। मिनहाज ए सिराज ने बताया है। अलबरूनी की पुस्तक आपसे पूछी जा सकती है, तो इसकी किताब का नाम है, क्या नाम है? किताब उल हिंद। क्या नाम है? उल हिंद, याद रखना, किताब उल हिंद इसकी पुस्तक का नाम है, जिसको तहकीक ए हिंद के नाम से भी जानते हैं। बदायूनी भी एक प्रकार का लेखक था। जियाउद्दीन वर्नी की पुस्तक कौन सी है? तारीख फिरोजशाही। तारीख फिरोजशाही, तारीख फिरोजशाही किसकी पुस्तक है? फिरोजशाही किसकी पुस्तक है? जियाउद्दीन वर्नी की पुस्तक है। चलिए आगे बात करेंगे। आपको मैंने राइट आंसर बता ही दिया, मिनहाज ए सिराज यहाँ पर करेक्ट होगा। 25 नंबर का क्वेश्चन, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के संरक्षण के संदर्भ में विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल फुथल कर दी। प्रजातियां जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, उनको मनुष्य के बीच जागरूकता बढ़ाने से संरक्षित किया जा सकता है।
भारत में शेरों, चीतों, भारतीय सारंग का शिकार वैध है। करेक्ट आपको बताना है। किसके बारे में है? प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में आपसे पूछा है। पहला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। कैसे करेक्ट है? विश्व के जो अनेक भाग हैं वहाँ पर मनुष्यों ने जो जंगल के जो जीव जंतु हैं, प्रजातियां हैं और उनके जो प्राकृतिक आवास हैं उनको तहस नहस कर दिया है। कैसे नहस कर दिया है? कैसे इनको कर दिया है इन्होंने नष्ट? कहीं पर इन्होंने सड़कें बनाई हैं, कहीं पर रेलवे लाइनें बिछाई हैं, कहीं पर वनों का इन्होंने विनाश किया है, जिसके कारण प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव उथल फुथल हो गए हैं। ये बात एकदम बिल्कुल सही कही गई है। पहला तो करेक्ट होगा। प्रजातियां जो विलुप्त होने की कगार पर हैं उनको मनुष्य के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए संरक्षित किया जा सकता है, ये भी करेक्ट है। भारत में शेर, चीता, भारतीय सारंग का शिकार करना कैसा है? वैध। वैध नहीं है, कैसा है? अवैध है। यानी कि इस पर कानूनी कार्रवाई और दंड भी दिया जा सकता है इन जानवरों का शिकार करने से। ये कैसा है? अवैध है। ठीक है, वैध नहीं है, इसलिए ये गलत है यहाँ पर। तो ए और बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ए और बी दोनों सही हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है ग्रीनविच माध्य, यहाँ पर क्या है? ग्रीनविच टाइम मध्य तथा भारतीय प्रमाण के बीच समयांतराल कितना है? यहाँ पर आपसे पूछा है ग्रीनविच का समय और भारत का जो समय है भारतीय समय के बीच का समयांतराल कितना है? यहाँ पर है 5.5 घंटे का अंतर है। ठीक है, 82.5 डिग्री जो है भारत का टाइम कितना है? 82.5 भारत का टाइम निर्धारित किया गया है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? 5.5 घंटा टाइम का अंतर है। लंदन का टाइम भारत के टाइम से कितना आगे है? भारत का टाइम कितना आगे है? 5.5 घंटा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर बात करते हैं 27 नंबर के क्वेश्चन की। संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, क्या होते हैं? किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया है उन्हें कहा जाता है बेकार संसाधन, मूल्यवान, संभावित, वास्तविक। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा संभावित। संभावित संसाधन क्या होते हैं दोस्तों? जिनकी संभावना हो उपयोग करने के, यानी कि वर्तमान में इनका उपयोग नहीं किया गया है। उपयोग नहीं किया गया है परंतु संसाधन तो हैं, ये संसाधन तो हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है, इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। मूल्यवान जो संसाधन होते हैं इनका आर्थिक मूल्य होता है। वास्तविक संसाधन में क्या होता है? इनकी जो मात्रा है, मात्रा और गुणवत्ता इनकी निश्चित होती है, जबकि संभावित संसाधनों की मात्रा गुणवत्ता कोई भी निश्चित नहीं होती है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? संभावित यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का क्वेश्चन, गुलामगिरी नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी थी? गुलामगिरी किसने लिखी थी? ज्योतिबा राव फूले ने, नारायण गुरु ने, अंबेडकर ने, ईवी रामास्वामी पेरियार ने। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ज्योतिबा राव फूले। ज्योतिबा राव जो फूले थे इन्होंने किस पुस्तक की रचना करी? गुलामगिरी की रचना करी। कब करी? 1873 में की। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ? पहला वाला हुआ। 1873 में यह पुस्तक लिखी गई थी, जो कि अमेरिकी दास प्रथा के बारे में भी उल्लेख इस पुस्तक में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया, पहला करेक्ट हो जाएगा। और उसके साथ नारायण गुरु का एक नारा बहुत पूछा जाता है, एक धर्म एक ईश्वर एक जाति। क्या नारा है इनका? एक जाति है, एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। ये नारा किसने दिया है? ये नारा दिया है नारायण गुरु ने दिया है। किसने? नारायण गुरु ने दिया है। और अंबेडकर जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया था। मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने चलाया था? अंबेडकर साहब जी ने चलाया था मंदिर प्रवेश आंदोलन। ईवी रामास्वामी पेरियार ये तो एकदम कट्टर आलोचक थे ब्राह्मणवादी परंपरा की, जैसे भगवत गीता, रामायण, मनुस्मृति जैसे ग्रंथों के ये कट्टर आलोचक थे। ईवी रामास्वामी पेरियार इन्होंने किसकी स्थापना की? इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना की। आत्मसम्मान कह लो या स्वाभिमान, क्या कह लो? या स्वाभिमान आंदोलन कह लो। ठीक है, इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी, इन्होंने की थी। गुलामगिरी मैंने आपको बताया
ज्योतिबा फूले यहाँ पर करेक्ट होगा। 29 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है, जैन और बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के लिए यहाँ पर आरंभिक विहार बने होते थे। ठीक है ना, जो भिक्षु भिक्षुणियों थी जो बौद्ध धर्म में या जैन धर्म में, इनके लिए जो आरंभिक विहार, विहार का मतलब ये नहीं कि जो बिहार है बिहार, वो बिहार नहीं, बिहार का मतलब है रहने वाला स्थान, रहने का स्थान या निवास स्थल को बिहार बोलते हैं, ना कि आप स्टेट बिहार मान लो। ठीक है ना, वो बिहार की बात नहीं हो रही यहाँ पर। बिहार का मतलब होता है जो ये जैन भिक्षु थे या भिक्षुड़ियाँ थीं, है ना, स्त्रियों के लिए प्रयोग किया जाता है भिक्षु भिक्षुड़ियाँ, इनके लिए जो निवास स्थल थे जहाँ पर ये लोग प्रवचन दिया करते थे, जो ज्ञान दिया करते थे लोगों को, वे कहीं कहीं पर पहाड़ों पर रुक जाया करते थे, कहीं पर लकड़ी के घरों में रुकते थे, कहीं कहीं पर ईंटों के बने घरों में रहते थे। तो वही आरंभिक बिहार ये किस में निवास करते थे, कहाँ पर रहते थे सबसे पहले में, तो पहले में ये लकड़ी के घरों में रहते थे। आरंभिक बिहार ये लकड़ी के बने होते थे, लकड़ी के सबसे पहले बने होते थे, पहले नंबर पे लकड़ी के बने होते थे। फिर धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ, फिर ये ईंटों में रहने लगे, किसमें, ईंटों में। ठीक है, और ये पत्थर को काट कर भी, मतलब कि पत्थर में भी निवास करते थे, परंतु आरंभिक विहार की बात करी गई है, इसलिए लकड़ी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा, लकड़ी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, क्या कहता है, जल एक संसाधन के संबंध में कथन है, ए बी और सी को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता है और ना घटाया जा सकता है, केवल 2.7% पृथ्वी का पानी मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। जल एक नवीनीकरण संसाधन है। तो करेक्ट आंसर बताओ आप सभी लोग यहाँ पर जल संसाधन के बारे में। तो जो जल है, पृथ्वी पर जो जल है, हम लोग जल को बढ़ा भी नहीं सकते हैं और ना ही घटा भी सकते हैं, क्योंकि ये प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल 100% राइट यहाँ पर कही गई है। केवल पृथ्वी पर जो पीने योग्य पानी है वो है 2.7। ये 2.7 पानी जो है ये बर्फों के रूप में भी है। ठीक है ना, नदियों का भी इसी में सम्मिलित किया गया है, और बर्फ यानी कि जो पर्वत का मैंने आपको बताया, पर्वतों वाला भी इसी में सम्मिलित किया गया है। और जो अंटार्कटिका महाद्वीप है जहाँ पर पूरी तरह बर्फ से ही ढका रहता है, अंटार्कटिका को भी यहाँ पर सम्मिलित करते हुए 2.7% है मात्र जल जो मनुष्य के पीने योग्य है। और सिर्फ मनुष्य जो पीता है वर्तमान में पानी, वो केवल और केवल 1% है। कितना है, 1% है। यहाँ पर जल एक नवीकरण संसाधन है। बिल्कुल, नवीकरण का मतलब होता है ऐसे संसाधन जिन्हें का हम लोग पुनः उत्पन्न कर सकें या पुनः उपयोग कर सकें, वे नवीकरण संसाधन कहलाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जल ऊर्जा। ठीक है ना, तो ये भी करेक्ट बात है, ये भी करेक्ट है। यहाँ पर तीनों ही आपके करेक्ट हैं। करेक्ट आंसर होगा ए, बी व सी, सभी सही हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ था। किस वर्ष पारित हुआ था यहाँ पर आपको बताना है। 1856, 1846, 1816, 1826। करेक्ट आंसर होगा 1856 में। कब, 1856 में लागू हुआ था हिंदू विधवा पुनर्विवाह। इसको लागू करवाने में किस व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका थी, अक्सर आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम याद रखना आप लोग, ईश्वर चंद का। ईश्वर चंद जो विद्यासागर हैं, कौन है, ईश्वर चंद विद्यासागर हैं। इन्होंने अपना योगदान दिया है, किसमें दिया है, प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर कहा है कि जो हिंदू महिलाएं हैं वो पुनर्विवाह कर सकती हैं। ये बात कही है ईश्वर चंद विद्यासागर में, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर याद कर लेना, या आप लोग इसको नोट कर लेना। अगर मैं बात करूँ, एक प्रथा थी सती प्रथा। सती प्रथा का उन्मूलन या इसको रोकने का प्रयास किसने किया है, तो राजा राम मोहन राय ने किया। किसने, राम मोहन राय का नाम ले लीजिएगा सती प्रथा में, और विधवा पुनर्विवाह में विद्यासागर। ठीक है ना, यानी कि ईश्वर चंद विद्यासागर का योगदान आता है। तो 1856 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 32 नंबर का क्वेश्चन, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है। किसका नहीं किया गया है, नहीं वाला आपको बताना है। सरकार का ढांचा
का उल्लेख किया गया है, नागरिकों के अधिकार का भी उल्लेख किया गया है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नामों का भी उल्लेख किया गया है, परंतु राजनीतिक दलों का उल्लेख नहीं किया गया है। ये यहाँ पर कैसा है, गलत है, और गलत वाला ही आपको यहाँ पर बताना है। इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बात करेंगे 33 नंबर के क्वेश्चन की। खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? खालसा की स्थापना, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? गुरु गोविंद सिंह। कौन? गुरु गोविंद सिंह यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला वाला विकल्प। 34 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कहता है निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ान के लिए आदर्श है? यानी कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए वायुमंडल की कौन सी परत आदर्श मानी जाती है? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर समताप मंडल। समताप मंडल में मौसम वाली कोई घटना नहीं होती है, इसलिए मौसम यहाँ का साफ रहता है, मौसमी घटनाओं से मुक्त रहता है, इसलिए हवाई जहाज यहीं पर उड़ते हैं। और समताप मंडल को ही क्या बोलते हैं? ओजोन मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को ही ओजोन मंडल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें ओजोन परत पाई जाती है जो कि सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करती है। ओजोन परत, ओजोन लेयर। बाह्य मंडल में क्या होता है? बाह्य मंडल को आयन मंडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयन मंडल भी बोलते हैं। यहीं पर रेडियो वाली तरंगें संचरित होती हैं। ठीक है, रेडियो वाली तरंगें यहीं पर आपकी परावर्तित होती हैं, रेडियो वाली तरंगें। क्षोभ मंडल में क्या होता है? मौसम वाली सभी घटनाएं होती हैं। मौसम की जितनी भी घटनाएं हैं, आंधी तूफान, ओला, बारिश, ये सारी की सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होती हैं, इसलिए इसको मौसमी परत के नाम से भी जानते हैं। आयन मंडल मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हुआ आपका समताप मंडल। और एक मंडल और यहाँ पर ऐड कर लेना, मध्य मंडल। मध्य मंडल में क्या होता है? उल्का पिंड आने पर जल जाता है। उल्का पिंड आने पर जल जाता है, किस मंडल में? मध्य मंडल में आने पर जल जाता है। तो करेक्ट आंसर मैंने आपको बता ही दिया, समताप मंडल यहाँ पर हो जाएगा। 35 नंबर का क्वेश्चन, कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों के बीच में चला था? ये 3 जो राजवंश थे, ये कन्नौज को हड़पना चाहते थे। कन्नौज को क्या करना चाहते थे? हड़पना चाहते थे। वो 3 राजवंश कौन कौन है? वो 3 राजवंश हैं गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, और कौन कौन सा है? पाल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी विकल्प आपका होगा, पाल, राष्ट्रकूट, गुर्जर, प्रतिहार, ये तीनों वंश कन्नौज को अपने कब्जे में लेना चाहते थे। यहाँ पर बी विकल्प करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है 36 नंबर का, निम्न में से किस भारतीय साहित्यक धरोहर का अर्थ गुरु के पास जाकर समीप बैठना है? आरण्यक, पुराण, उपनिषद या वेद? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा उपनिषद। क्या आंसर होगा? उपनिषद। उपनिषद मैंने आपको बताया था, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप और निषद। ठीक है, तो उपनिषद 2 शब्दों से मिलकर बना है। उप का अर्थ क्या होता है? उप का अर्थ होता है पास में, और निषद का मतलब होता है बैठना। गुरु के पास जाकर के समीप या उनके नजदीक बैठना ही क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। ये बात की जा रही है वैदिक काल की, कब की? वैदिक काल की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका सी विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न 37 नंबर का, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित की जाती है? किस प्रक्रिया के द्वारा बिजली उत्पादित की जाती है परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में? नाभिकीय संगठन से, परमाणुवीय कंपन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी विकल्प। नाभिकीय जो विखंडन होता है उसके द्वारा ही बिजली उत्पादित की जाती है परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? डी विकल्प इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी यानी लेखपाल का उत्तरदायित्व कौन सा है? भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना, सामूहिक संपत्ति का निर्माण और रख रखाव, भूमि विकास के लिए रोजगार योजनाओं को लागू करना,
शिकायतों की जांच पड़ताल के द्वारा भूमि संबंधित विवादों को रोकना। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर पहला विकल्प करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना ये किसका काम होता है? ये पटवारी अथवा लेखपाल का ही मुख्य काम होता है। पहला विकल्प यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और जो पटवारी या लेखपाल होता है, इसके कार्य की कौन देखभाल करता है, इस पर कौन नजर गड़ाए रखता है? तो तहसीलदार। जो तहसीलदार होता है वो क्या करता है? वो पटवारी अथवा लेखपाल की जांच करता है। चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज और बता देता हूं। पटवारी या जो लेखपाल होता है, ये फसलों की जानकारी को, जो फसल होती है, फसल की जानकारी सरकार तक पहुंचाता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि फसलों की जानकारी को सरकार तक पहुंचाने में किसकी भूमिका होती है? तो लेखपाल की ही भूमिका होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? जलवायु, उच्चावच, समय, वनस्पति जात या प्राणी जात? यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर समय इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। टाइम। जो टाइम होता है ना, वो मृदा की परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित या निर्धारित करता है, ठीक है। वनस्पति जात और प्राणी जात, ये ह्यूमस, जो मृदा में ह्यूमस क्षमता होती है, उसको यहाँ पर निर्धारित करता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर समय इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 आ चुका है। अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित लिपियों में से किसमें लिखे गए थे? अशोक के अभिलेख किसमें लिखे गए थे? ये तमिल में लिखे गए थे? नहीं लिखे गए थे। ओचकी में? नहीं। देवनागरी में? नहीं। ब्राह्मी में? बिल्कुल, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, ठीक है। जो अशोक के अधिकतर अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। इस लिपि को सबसे पहले 1837 में जेम्स, किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप, एक अंग्रेज अधिकारी था, उसने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था, ठीक है ना। उसके अभिलेख में लिखा पाया उसने कि इस अभिलेख में लिखा है कि सुंदर मुखारती वाले राजा का नाम है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हुआ? ब्राह्मी लिपि यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे 41 नंबर के क्वेश्चन की। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें चिनूक स्थानीय पवन चलती है? कैसी पवन? चिनूक। प्रेयरी, सवाना, पंपास, वेल्ड? करेक्ट आंसर होगा प्रेयरी। प्रेयरी जो है ये कहाँ पर चलती है? चिनूक स्थानीय पवन चलती है, ये अमेरिका में, ठीक है ना, अमेरिका में प्रेयरी। चलिए आगे बात करेंगे 42 नंबर के क्वेश्चन की। डॉक्टर अंबेडकर ने निम्न में से कौन से अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। यहाँ पर क्या आंसर इसका होना चाहिए? यहाँ पर आंसर होना चाहिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को क्या कहा है? संविधान की हृदय और आत्मा कहा है अंबेडकर साहब ने। अगला प्रश्न 43 नंबर का। निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? सरदार पटेल ने, अंबेडकर जी ने, सी राजगोपालाचारी जी ने या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने? यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको भारत का लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, जिन्होंने भारत की जो 465 रियासतें थी, यानी कि जो देसी रजवाड़े थे, राजा थे, उनको विलय कर दिया था पटेल साहब ने। तो ये इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा आपका ए विकल्प। अगर सरदार पटेल जो हैं, इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, इनके बारे में आपको अधिक जानना चाहिए, ठीक है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर 44 नंबर के क्वेश्चन की। समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ के शासकों के लिए थी? यहाँ पर क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से समझ लो। क्या बात कही गई है? दक्षिणापथ के शासकों के लिए थी। उन्होंने पराजय स्वीकार की और उन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी। उनके साम्राज्यों को उखाड़ फेंका गया और उन्हें समुद्रगुप्त के साम्राज्य का अंग बनाया गया
उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उनसे किया। ये उपहार लाते थे, उनके आदेशों का पालन करते थे और उसके दरबार में उपस्थित होते थे। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा पहला वाला विकल्प। ये जो लोग थे कौन से, दक्षिणापथ के जो शासक थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये हार चुके थे, ठीक है ना, और समुद्रगुप्त ने इनको पुनः शासन लौटा दिया था, अनुमति दे दी थी। ये वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये जो 3 कथन और दिए गए ये भी महत्वपूर्ण है, किसके बारे में, ये आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ। समुद्रगुप्त के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। एक व्यक्ति था हरिसेठ। कौन था? हरिसेठ, जो कि समुद्रगुप्त का एक दरबारी कवि था। इसने प्रयाग प्रस्तुति की रचना करी, वो भी संस्कृत भाषा में करी, ठीक है ना। प्रयाग प्रस्तुति का मतलब होता है किसी राजा की प्रशंसा के बारे में लिखना, जो कि ऐतिहासिक स्रोत की श्रेणी में आता है। यहाँ पर जो ये समुद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। आर्यावर्त के 9 शासकों को, जो भारत था ये आर्यावर्त कहा जाता था उस दौरान, तो आर्यावर्त के 9 शासकों को इसने पराजित कर दिया था, ठीक है ना। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक को भी पराजित किया था, ठीक है। और यहाँ पर बात की गई है, सब ने हार जाने पर, जो ये सब थे दक्षिणापथ के जो शासक थे वो सब हार चुके थे समुद्रगुप्त से और सामने समर्पण कर दिया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी थी। किनको? दक्षिणापथ के शासक ये हार चुके थे और इनको पुनः शासन करने की अनुमति दे दी गई, इसलिए वहां पर यही करेक्ट आंसर मैंने आपको बताया था। आगे आपको यहाँ पर बताता हूँ, जो असम वाला क्षेत्र है, तटीय बंगाल वाला क्षेत्र है, नेपाल है, उत्तर पश्चिम के कई गढ़ संघ वहां पर थे, यानी कि ये जो पूर्वी भारत है वहां की मैं बात कर रहा हूं। वहां के जो शासक थे ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, ठीक है ना, आज्ञाओं का पालन करते थे, उनके दरबार में उपस्थिति दर्ज कराते थे। तो उपहार कौन लाते थे? तो ये लाते थे असम वाले लोग, बंगाल वाले लोग, नेपाल वाले लोग। उपहार लाते कौन थे? पूरब के लोग। पूरब के लोग उपहार लाते थे। वहीं मैं आगे बात करूं, यहाँ पर कुछ शासक श्रीलंका के भी थे, उनको भी यहाँ पर, जो कि कुषाण वंश के थे, उन्होंने भी क्या किया, समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार किया और अपनी पुत्रियों का विवाह कर दिया। पुत्री का विवाह श्रीलंका से हुआ, ठीक है ना। ये 3 फैक्ट मैंने आपको बताए। अगर विवाह की मैं बात करूं तो श्रीलंका से विवाह हुआ समुद्रगुप्त का। और उपहार कौन लाता था? पूरब से आते थे, बंगाल नेपाल से आते थे, ठीक है। और दक्षिणापथ के शासक को इन्होंने हरा दिया, उनको पुनः शासन लौटा दिया था। मैंने आपको यहाँ पर बताया, जिन्होंने दक्षिणापथ के जो शासक थे उन्होंने अधीनता को स्वीकार कर लिया और उनको पुनः शासन लौटा दिया गया था, इसलिए यहाँ पर करेक्ट हुआ। अपनी पुत्रियों का विवाह कहाँ के लोगों ने किया था? ये श्रीलंका के लोगों ने यहाँ पर किया था, ये भी मैंने आपको बताया। और उपहार कौन लाता था? उपहार कौन लाता था? ये पूरब के लोग उपहार लाते थे। बिहार, बंगाल, उड़ीसा से लोग, असम से लोग उपहार लाते थे। करेक्ट आंसर यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। आगे यहाँ पर 45 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल का एक उदाहरण है? मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान, किसकी बात करी गई है? रेगिस्तान का उदाहरण यहाँ पर आपसे पूछा गया है। लद्दाख, सुंदरवन, कोंकण, पश्चिमी घाट। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर लद्दाख। लद्दाख है क्या है? ये एक मरुस्थल है, एक रेगिस्तान है। कैसा है? ये एकदम ठंडा मरुस्थल है, ठंडा रेगिस्तान या मरुस्थल है। सुंदरवन क्या है? सुंदरवन एक डेल्टा है। क्या है? डेल्टा है, डेल्टा है, ठीक है। कोंकण क्या है? कोंकण एक तट है जो कि गोवा के पास में पड़ता है। पश्चिमी घाट क्या है? ये एक प्रकार का घाट है जहाँ पर सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है। ये चारों चीजें मैंने आपको बता दी। करेक्ट आंसर यहाँ पर लद्दाख हो जाएगा। आगे यहाँ पर 46 नंबर का क्वेश्चन, मलोका क्या है? मलोका क्या है? एक जनजाति है, एक प्रकार का घर है, एक पशु है, मलक्का का निवासी है। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर एक प्रकार का घर। मलोका जो होती है, मलोका आपको बताता हूँ, ये आपके अमेजन बेसिन वाले क्षेत्रों में निर्माण किया जाता है मलोका वाला घर, ठीक है। तो मलोका जो घर है ये एक ढालू छत होती है। कैसी छत होती है? ढलान वाली छत। कैसी छत? ढलान वाली छत। जैसे कि पानी बरसे तो फटाक से नीचे उतर जाए पानी, वही मलोका वाली छत यानी कि ढलान वाली छत, एक प्रकार का घर बोलते हैं इसी को, मलोका। 47 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है,
समता के विषय में पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति क्या होगी। अगर आप अध्यापक या अध्यापिका हो, क्लास में सोशल साइंस बच्चों को पढ़ा रहे हो, आपको विषय पढ़ाना है समता, तो इसको कौन सा तरीका सबसे अच्छा होगा पढ़ाने का? व्याख्यान देना? नहीं, व्याख्या रटाना ये सब गलत होता है। परियोजना दोगे क्या? समता पर परियोजना दोगे? नहीं, ये भी गलत है। गरीबी और पूंजीवाद के विचारों से संबंधित क्षेत्रकार देना, ये सही हो सकता है। आगे देख लेते हैं। समता को बढ़ावा देने के लिए संवैधानिक प्रावधानों को उभारना, ये गलत है। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होगा थर्ड विकल्प। गरीबी और पूंजीवादी के जो विचार हैं उनसे बच्चों को अवगत कराना, कार्य क्षेत्र देना, जिससे कि समता के विषय में उनको एकदम बेहतरीन पता चल सके। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा आपका सी विकल्प। 48 नंबर का क्वेश्चन, कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी। क्या सबसे उपयोगी विधि होगी? किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करना, एक कहानी सुनाना, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित कराना, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताना है। चलिए आपको बताते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित कराना। जैसे बच्चों को आप कारखाना फैक्ट्री दिखाना चाहोगे तो विशेषज्ञ को नहीं बुलाना पड़ेगा ना, कहानी भी नहीं सुना पाओगे आप लोग, क्योंकि अगर आप बच्चों को कारखाना दिखा दोगे तो वो समझ जाएंगे कि कारखाना क्या है, उसमें क्या होता है, क्या बनता है, क्या बिकता है। ठीक है, वो सारी जानकारियाँ यहाँ यहीं से प्राप्त कर लेंगे, आपको बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसलिए सी विकल्प करेक्ट आंसर होगा। 49 नंबर का क्वेश्चन, भारत में अपील प्रणाली या पौनवार्दिक प्रणाली किसे कहते हैं? पौनर्वादिक प्रणाली किसे कहते हैं? तो निचले न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान, न्यायिक सेवा में आवेदन का प्रावधान, न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान, राज्य का अपील का प्रमुख सर्वोच्च अपील प्राधिकारी रूप में कार्यरत होने का प्रावधान। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर पहले ही वाला होगा। निचले न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान है। अगर जो अपील प्रणाली है निचली अदालतों से व्यक्ति सहमत नहीं है तो वो जिला के बाद में राज्य स्तर पर, राज्य स्तर के बाद में सुप्रीम कोर्ट तक वो जा सकता है ना, सर्वोच्च न्यायालय तक। तो ये बात एकदम सही कही गई। यहाँ पर पहला ही वाला आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 50 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु के चिंगलेपुर जिले में उत्तर मेरू के शिलालेख में निर्धारित नियम के कारण निम्नलिखित में से कौन सभा का सदस्य नहीं बन सकता है? नहीं बन सकता है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। वे जिनके अपने घर थे, वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था, 35 से 70 वर्ष की आयु के लोग, वेदों का ज्ञान रखने वाले लोग। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अभिलेख और लिखित सामग्री। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यताओं का यहाँ पर नियम दिया गया है। सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता हो, उसके पास अपना घर होना चाहिए, उम्र 35 से 70 के बीच में होनी चाहिए, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ईमानदारी भी होनी चाहिए। और यहाँ पर क्या दिया गया है, यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता है। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। ये कुछ क्या थे, नियम, कायदे, कानून बताए गए हैं उत्तर मेरूर अभिलेख में। ठीक है ना, यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हुआ। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये यहाँ पर गलत है, नहीं वाला पूछा गया है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका बी विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बात करेंगे 51 नंबर के क्वेश्चन की। यहाँ पर कहा गया है मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांव में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से थे? नर्मदा के आसपास का क्षेत्र, सुलेमान किरथर पहाड़ियों का क्षेत्र, गंगा यमुना का दोआब का क्षेत्र, दक्कन तथा कोंकण का क्षेत्र। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सुलेमान तथा किरथर की पहाड़ियों का क्षेत्र। ये वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ पर सबसे पहले 8000 साल पहले लोगों ने गांव में रहना शुरू किया था। यहीं पर लोगों ने गेहूँ और जौ, गेहूँ प्लस जौ
जैसी फसलों को सबसे पहले उगाने के साक्ष्य ही इतिहासकार को यहीं से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि गेहूं जौ के उगाने के सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों से। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट होगा। 52 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों में आनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। विश्व का राजनीतिक मानचित्र तो आपके राजनीतिक देशों को दर्शाता है, ना कि भौगोलिक दशाओं को दर्शाता है। विश्व का प्राकृतिक मानचित्र, ग्लोब, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ग्लोब। कौन सा होगा? ग्लोब यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं भारतीय इतिहास के तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में। चलिए सोल्व करते हैं। कथन पहला है, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। बी, लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। ये बात बिल्कुल सही है। पहली बात गलत है, इसलिए ए गलत है किंतु बी सही है। पहला विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक इतिहासकार हुआ जेम्स मिल। मैंने बार बार आपको बताया है जेम्स मिल के बारे में। जेम्स मिल एक गंदा व्यक्ति था, ये एक इतिहासकार भी था और एक ये दार्शनिक भी था और एक अर्थशास्त्री था। इसने 1817 में भारत का विभाजन कर दिया। भारत का विभाजन कर दिया। कैसा विभाजन किया? इतिहास के आधार पर विभाजन कर दिया। किस आधार पर किया? हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश। तीसरा पार्ट होगा ब्रिटिश। भारत के 3 भाग होंगे, एक तो हिंदू क्षेत्र होगा, दूसरा मुस्लिम क्षेत्र होगा, तीसरा ब्रिटिश क्षेत्र होगा। ऐसा विभाजन किसने किया था? कौन इतिहासकार था? जेम्स मिल था। कब? 1817 में। ये कहाँ का था? स्कॉटलैंड का अर्थशास्त्री था। तो ये महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा भारत के लोगों का कहना है। दूसरा वाला तो राइट है यही। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर कौन सा हुआ? ए गलत है, बी सही है। तो पहला वाला करेक्ट आंसर होगा। 54 नंबर का प्रश्न यहाँ पर है, एक छात्रा भारतीय सैनिकों द्वारा कारगिल युद्ध में झेली कठिनाइयों के विषय में उत्सुक है। वह कुछ सैनिकों का इंटरव्यू लेती है जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। इन सैनिकों को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है? बिल्कुल माना जा सकता है प्राथमिक स्रोत। ये मैं आपको हर बार बताता हूँ प्राथमिक स्रोत क्या है, क्योंकि क्वेश्चन भी हर बार पूछा ही जाता है, इसलिए हर बार आपको बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि प्राथमिक स्रोत मैंने आपको बताया था ये प्रत्यक्ष होते हैं। आंखों देख लो वही घटना घटित हो, वही प्रत्यक्ष होती है, वही प्राथमिक होता है। जैसे कोई बच्ची है, छोटी सी बच्ची है, वो कारगिल युद्ध के बारे में जानना चाहती है। कारगिल युद्ध जब हुआ था तब कुछ सैनिकों में युद्ध में हिस्सा लिया था ना, तो वो उन सैनिकों से वो बच्ची पूछती है कि युद्ध में क्या हुआ, कैसे हुआ, तो वो सैनिक बताएंगे क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष युद्ध किया था, इसलिए वो प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आएगा ना। चलिए 55 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को सरकारी परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्राथमिक स्रोत के माध्यम से देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना अनुपयुक्त होगी? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ो। अनुपयुक्त यहाँ पर लिखा हुआ है। अनुपयुक्त का मतलब होता है गलत, बेकार वाला आपको कथन बताना है। 3 यहाँ पर सही होंगे, एक गलत होगा, उसी को आपको यहाँ पर बताना है। अनुपयुक्त, ठीक है ना, उपयुक्त नहीं पूछा है परंतु अनुपयुक्त पूछा है। विद्यार्थियों के पड़ोस में लागू होने वाली योजनाओं पर सर्वे, विद्यार्थियों के पड़ोस में होने वाली परियोजनाओं पर हुए खर्च पर एक रिपोर्ट, सरकारी परियोजनाओं पर पुस्तक की समीक्षा, एक खंड विकास अधिकारी के साक्षात्कार। सरकारी परियोजनाओं पर पुस्तक की समीक्षा ये आपकी अनुपयुक्त होगी, ठीक है ना। अधिकारी के साक्षात्कार आप सामने कर रहे हो तो प्रत्यक्ष बात है, तो प्राथमिक में आएगी। विद्यार्थी के पड़ोस में जो खर्चा हुआ विद्यार्थी ने अपनी आंखों से देखा, वो भी प्रत्यक्ष हो जाएगा, प्राथमिक में आएगा। विद्यार्थी के पड़ोस में योजनाएं हैं, वो भी प्राथमिक में ही आएंगी, परंतु ये समीक्षा ये द्वितीयक में आती है, इसलिए ये गलत है। यहाँ पर आपसे अनुपयुक्त ही पूछा, इसलिए यहाँ पर सी विकल्प करेक्ट होगा। कौन सा? सी यहाँ पर करेक्ट होगा। 56 नंबर का क्वेश्चन, ऐसा विश्वास किया जाता है कि ईसा का शिष्य सेंट थॉमस आए। कहाँ पर आए? सेंट थॉमस कहाँ पे आए? गोवा है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल है। तो ये आया था केरला में। कहाँ पर? केरल में आया था।
ठीक है, केरल में आया था। आगे, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत खाली जगह के लिए प्रसिद्ध था। अर्थशास्त्र के अनुसार, अर्थशास्त्र क्या, इकोनॉमिक एक बुक है, किसकी है, ये है चाणक्य की किताब, चाणक्य की किताब है। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा है कि ये मौर्य काल में किसके लिए प्रसिद्ध था। कपास के लिए, सोना एवं बहुमूल्य पत्थर के लिए, चांदी एवं तांबा के लिए, या कंबल के लिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होगा आएगा कंबल। कंबल के लिए प्रसिद्ध था। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत कंबलों के लिए प्रसिद्ध था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर का क्वेश्चन, आराम बाग अधोलिखित में से किस मुगल बादशाह ने बनवाया था। ये बनवाया था बाबर ने। ठीक है ना, किसने बनवाया था, बाबर ने बनवाया था। आगे यहाँ पर 59 नंबर का क्वेश्चन, कथन ए, मृदा का निर्माण जैव पदार्थों, खनिजों तथा पृथ्वी पर पाए जाने वाले अपक्षयित चट्टानों से होता है। कथन बी, स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित नहीं करते हैं। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बता देना है, करेक्ट आंसर बता देना है। जो मृदा होती है ना, जिसपे खेती की जाती है, इसका निर्माण जैव पदार्थ और खनिज और चट्टानों से होता है। ये बात बिल्कुल कैसी कही गई है, बिल्कुल 100% राइट कही गई है। दूसरा कथन क्या है, स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित नहीं करते, करता है, निर्धारित करता है। ये तो बात यहाँ पर कहकर भी गलत कर दी गई, नहीं के कारण। तो यहाँ पर पहला वाला करेक्ट आंसर होगा, ए सत्य है, बी असत्य है। चलिए बात करेंगे अंतिम क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 60। भूमि उपयोग के बारे में ए और बी के कथनों पर विचार करें। भूमि उपयोग से तात्पर्य केवल कृषि और वानिकी के लिए भूमि उपयोग से है। पहले ही गलत कर दिया, यहाँ पर कैसे गलत कर दिया, केवल कृषि और वानिकी के लिए है। क्या भूमि जिस पर हम लोग रहते हैं, घर नहीं बनाते हैं, सड़कें नहीं बनाते हैं, कारखाने स्थापित नहीं करते हैं, रेलवे लाइनें नहीं बिछाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो यहाँ पर इसलिए गलत है। कृषि की बात कर दी और वानिकी की बात कर दी, इसलिए गलत है। बाकी बहुत सारा उपयोग होता है भूमि का, इसलिए भूमि को भूमि संसाधन भी बोलते हैं। ठीक है ना, इसलिए गलत है। भूमि उपयोग मुख्य रूप से इसकी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। स्थलाकृति ही नहीं, जलवायु के द्वारा भी निर्धारित होती है, जनसंख्या के द्वारा भी निर्धारित होती है। ये भी बात गलत कर दी गई है, तो दोनों ही यहाँ पर गलत हो जाएंगे। चौथा विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए यहीं तक थी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।